जी अस्सलाम वालेकुम जी। मॉक की डिस्कशन कर लें। सॉल्यूशन तो आपने बस देख लेना है, बाकी कुछ मोटी मोटी चीज़ें। King and Lambda are running a partnership firm in Pakistan since long. Both are UK nationals. उन्होंने पाकिस्तान विजिट नहीं किया. However, Lambda visited Pakistan for 10 days for taking business decisions. तो भाई एक भी पार्टनर अगर पाकिस्तान में आ जाए थोड़ी देर के लिए भी तो एओपी रेजिडेंट बन जाती है. दैट्स वाई एओपी रेजिडेंट, अगर इसलिए इसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल है जो 0.5 पे दी हुई है एंड पे. और भाई मार्केटिंग एक्सपेंसेस ये 90,000 हैं, 10% उसको इक्वली दिए हैं. तो टी अकाउंट का टोटल 2.5 लाख से कम है, तो इसमें इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से कम है, वह कैश में पे हो सकती है, कोई मसला नहीं है. लीगल एक्सपेंसेस अलाउड हैं, टेरिटोरियल राइट्स के उसमें हैं, कोई मसला नहीं. लीगल एक्सपेंसेस अलाउड है, नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का. और इसके अलावा टेरिटोरियल राइट्स यानी कि आपके इलाके के आपने कोई लड़ाई वगैरह की तो लोगों ने कोई कब्जा कर लिया होगा किसी चीज़ पे, बाकी आपने कोई कोर्ट केस लड़ा उसमें आप नाकाम हो गए, फीस दी, कोई नहीं, ये नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का. अब फॉरेन पेंशन फंड में ही पाकिस्तान में अगर आप एम्प्लॉयज़ की पेंशन के लिए पैसे रखें उस पर डिस्कशन हो सकती है. फॉरेन पेंशन फंड तो नॉट अलाउड होगा. बाकी सॉफ्टवेयर को उल्टा के आपने इसकी मोटिवेशन माइनस करनी थी, लेकिन लिफाफे में डाल लेनी थी क्योंकि पुराने साल के लॉसेस भी थे. बिल्डिंग की कॉस्ट उल्टा के इसकी डिडक्शन माइनस करनी थी, ये अकाउंटिंग वाला डिडक्शन उल्टा देनी थी, इसकी कॉस्ट ये 70% प्राइवेट जर्नीज के लिए नॉट अलाउड हो जाना था. प्रोडक्शन मैनेजर की से ये तो नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का. पार्किंग फाइन तो गवर्नमेंट को पे किया, ये नॉट अलाउड है. भाई इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपने एम्प्लॉयज़ क्या तो इसमें कोई मसला नहीं. मार्कअप ऑन लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर एम्प्लॉयज़ को लोन चाहिए थे इसलिए हमने बैंक से लोन लेके बैंक को इंटरेस्ट दिया, ये तो इंटरेस्ट बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, ये भी नॉर्मल खर्चा है. और इसके अलावा गेन आया है लिस्टेड कंपनी के शेयर्स पे, इसको यहाँ से निकाल के आपने फेस पे डालना था और फेस पे आपने इसको सिक्योरिटीज़ लेके लिस्टेड हैं क्योंकि इसलिए नोशनल एक्सपेंसिव भी माइनस करने थे. अच्छा, एम्प्लॉयज़ को गाड़ियाँ बेची हैं, इसके ऊपर गेन आया ₹0 का, तो इस गेन सिफर को उल्टा देना था बस, और क्या करना था. लेकिन टैक्स वालों का गेन निकालने के लिए एम्प्लॉयज से मिले हैं 2450, गाड़ी की मार्केट वैल्यू है 5250. अब कंसिडरेशन जो हमने लेनी थी वो लेनी थी हायर ऑफ एक्चुअल और मार्केट वैल्यू. सो मार्केट वैल्यू इज 5250 और टैक्स वालों की WDV माइनस करनी थी, टैक्स वालों की WDV माइनस करनी थी. ये अकाउंटिंग WDV पे बिके हैं, यानी अकाउंटेंट ने से हमने पूछा था अकाउंटिंग WDV कितनी है, उतने पे ही बिक गए हैं. तो अकाउंटिंग WDV पे बिकने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग गेन लॉस जीरो आया ना, यानी जितनी की अकाउंटिंग वालों की WDV थी उतने पे ही बिक गए. टैक्स वालों का गेन लॉस तो निकलता है फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, और उसमें टैक्स वालों का WDV माइनस करते हैं, ये टैक्स गेन निकल आना था. इसके बाद भाई गेन आया है शेयर्स के ऊपर. अच्छा, ये जो गेन आया ना, अकाउंटिंग वालों ने एक्चुअल गेन रिकॉर्ड किया होगा. अकाउंटिंग वालों ने कैसे गेन रिकॉर्ड किया होगा, हमने 2 लाख शेयर खरीदे हैं, उसमें से 1 लाख हमने बेच दिए हैं 85 के और उनकी मार्केट वैल्यू 80 थी. तो अकाउंटिंग वालों ने 1 लाख और 85 माइनस 50 करके गेन निकाला होगा. और बाकी जो आपने बेचे हैं वो आपने बेचे हैं 78 के, लेकिन उनकी सॉरी आपने बेचे हैं 75 के, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू 78 है. अकाउंटिंग वालों ने 75 को सामने रख के गेन निकाला होगा. तो अकाउंटिंग गेन उल्टाते हुए आप लोगों ने एक्चुअल सेल प्राइस को देखना था, और टैक्स वालों का गेन लॉस, ये सारी डिस्कशन उसके लिए रही जिसने पूरा पेपर सॉल्व किया. ये अभी एडजस्टमेंट पर के डिस्कशन हो वो तो पूरा सवाल कराना पड़ेगा. अच्छा, और टैक्स वालों का गेन लॉस निकालते हुए आपने हायर प्राइस लेनी है, यानी 85 और 80 विच एवर इज हायर, और 78 और 75 विच एवर इज हायर. बाकी बेडेड रिकवरी है, फॉरेन सोर्स इनकम है, अदर इंफॉर्मेशन. द assessed losses brought forward from tax year 2014 and 2015 were as follows. तो assessed losses आ रहे हैं, पहले पुराने साल का लॉस माइनस करेंगे, दोनों माइनस हो सकते हैं, फिर हमारे साल के डिडक्शन माइनस करेंगे, फिर पुराने साल के डिडक्शन माइनस करेंगे, और वो अमीरों वाला न्यूमेरिकल था इसलिए लोअर ऑफ करके चलना था, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं था. अच्छा जी,
टैक्स अथॉरिटीज इशूड अ नोटिस टू मिस्टर अली फॉर फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ फॉर 2015, नोटिस 15 अगस्त 23। अच्छा, अगस्त 23 में 15 की रिटर्न मांगना का मतलब ये है कि पिछले 5 साल नहीं, पिछले 10 सालों में से किसी एक की मांगी है। मतलब ये कि ये बहुत बुरा बच्चा होगा। इसके लिए बेस्ट जजमेंट की लिमिट 6 साल नहीं है। इसके लिए जाके देखिए, मैंने एक आखिरी क्लास के अंदर या सेकंड लास्ट क्लास में सिनेरियो कराया था, वो जहाँ बेस्ट जजमेंट के 6 साल लिखे हैं, उससे आगे 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, ये वो वाला सिनेरियो है, वो जाके रिवाइज करें, वहां से आपको ये बात याद आ जाएगी। बल्कि एक सवाल प्रॉपर किया था इस पे, तो इसमें ये कहा था कि इसके एंड से 2 साल के अंदर अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया है। भाई कोई असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाए, चाहे आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाए, चाहे अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाए, चाहे कोई असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाए, याद रखिएगा आपके पास सिंपल हल है अपील करने का। आप जाएं और कोर्ट में जाके अपील कर दें। अगर आपका 20 मिलियन से कम का केस है, कमिश्नर अपील के पास चले जाएं, और अगर आपका 20 मिलियन से ऊपर का केस है तो एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास चले जाएं। इसमें क्या मसला था? हाई कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर दिया अहमद की फेवर में, और कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं। ये चैप्टर 15 के एंड पे जाके बिल्कुल जो सबसे आखिरी सेक्शन पढ़ा था ना, वो जाके देखिएगा, उसमें यह बात हमने पढ़ी थी, और उसको तफसील से आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अच्छा, ये याद है, याद आ गया होगा आप लोगों को, ये वो पॉइंट था कि पाकिस्तानी बंदे ने बाहर के मुल्क से लोन लिया है और इंटरेस्ट इनकम है। तो ये चैप्टर 13 की प्रोविजन है, लेकिन इसमें याद रखिएगा एक बात लिखनी थी कि अगर वो एसोसिएट है तो ऐसा होगा, अगर वो एसोसिएट नहीं है तो ऐसा होगा। अगर वो एसोसिएट है तो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी, अगर एसोसिएट नहीं है तो माफ होगी। ये जरा जाके आप सोल्यूशन में देखेंगे, आपको बात याद आ जाएगी, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया था एसोसिएट है या नहीं। तो थ्योरी की बातों सवालों में दोनों बातें डिस्कस कराया करें। ये तो एड एग्रीमेंट वाजे लिख दिया था, पीछे क्या रह गया था, चैप्टर 13 में लिखा हुआ है। अच्छा, ये इस सवाल में हमने ये कॉन्सेप्ट टेस्ट किया था, जो मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, वो जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल इसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी। तो माय डियर, पहली मिसाल में ये रेजिडेंट बना है 5 दिसंबर 23 को आया है, तो ये 24 के साल में रेजिडेंट बन गया, इसलिए इस साल और इस साल की फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी, इस साल और इस साल की फॉरेन इनकम माफ होगी, इस साल की टैक्सेबल होगी। और जब वो 5 जनवरी 4 को आया तो फिर वो इस साल नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट की मैंने आपको बताया था चैप्टर 4 में फॉरेन इनकम्स वैसे ही माफ हैं, तो नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन सोर्स इनकम वैसे ही माफ है। हाँ, इस साल आके रेजिडेंट बनना, इस साल और उससे अगला 1 साल इसकी फॉरेन इनकम माफ हो जाएगी, वो जो सेक्शन में 4 साल वाला बेनिफिट अवेलेबल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 60% पैसा पाकिस्तान में लाया है, इसमें पैसा पाकिस्तान में लाना ना लाना, इट डजेंट मैटर। इससे पाकिस्तान में पैसा लाना ना लाना, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ओके, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, अकोमोडेशन 45% ऐड कर देना था और कहना था वुड हैव बीन पेड, तुमने मुझे नहीं दी। ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन है ना, हमने 1 जुलाई 17, अच्छा सारी फिगर्स को देखना था, जहाँ जहाँ 7 महीने से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि उसने 31 जनवरी को नौकरी छोड़ दी है। अच्छा, एक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था हमने 1 जुलाई 17 को 14 लाख का। 14 लाख पर आपने इंटरेस्ट निकालना था जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का, और फिर 14 लाख में से आधा वापस हो गया, 7 लाख पर आपने इंटरेस्ट निकालना था नवंबर, दिसंबर और नहीं, दिसंबर जनवरी, 2 महीने का, बस 2 महीने का इंटरेस्ट निकालना था, क्योंकि बाकी लोन एम्प्लॉयर ने माफ कर दिया। तो जो लोन एम्प्लॉयर ने माफ कर दिया, देखें आधा लोन तो उसने वापस कर दिया ना, तो 5 महीने पूरा 14 लाख इस्तेमाल हुआ, और अगले 2 महीने जो है वो सिर्फ वो वाली अमाउंट इस्तेमाल हुई जो मैंने आपसे जिक्र की है, 14 माइनस क्या कहते हैं 7 लाख, यानी आधा आधा, और बाकी पूरा 7 लाख भी आपने न्यूमेरिकल में सोल्यूशन में डालना था, बिकॉज एम्प्लॉयर ने उसको ये माफ़ कर दिया है, एम्प्लॉयर ने उसको माफ़ कर दिया। 14 लाख सिर्फ 10% 5/12 इंटू 2/12, और फिर 7 लाख पूरा ऐड करना था। रेफ्रिजरेटर दिए, वो हमने कहा था जो एम्प्लॉयर की जो डिप्शन होगी वो एम्प्लॉय की किताबों के अंदर खुशी होगी। ये अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड जो है ना, उसमें एक शर्त थी कि पैसे आपने पाकिस्तान में देने हैं। ये पैसे पाकिस्तान में नहीं मिले थे, इस वजह से इसको टैक्सेबल करना था, तो इसलिए इस अमाउंट को हमने टैक्सेबल किया हुआ सोल्यूशन में। अच्छा, पेंशन बाहर मिले, पाकिस्तान में मिले, पेंशन माफ होती है रिटायरमेंट के बाद, लेकिन अगर आप उसी एम्प्लॉयर के पास दोबारा नौकरी शुरू कर दें या उसके जानने वाले के पास, फिर माफ नहीं है।
इसलिए फिर हमने 5 महीने की जो इसको पेंशन मिली है, क्योंकि पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद मिलती है, उसको हमने टैक्सेबल किया है क्योंकि इसने एसोसिएट के पास काम शुरू कर दिया था। बाकी ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स थे, इसमें एक लिस्टेड था बस, 2 लिस्टेड थे, हाँ 3 लिस्टेड, तो ज़्यादा लिस्टेड थे, ठीक है। इसमें तो कोई मुदारबा सर्टिफिकेट्स भी सिक्योरिटीज़ में जाना था, रिपेयर एक्सपेंस था, ऐसा ये इसमें तो कोई बात नहीं। खालिदा नसरीन स्टार्टेड बिजनेस टू मैन्युफैक्चरिंग ब्यूटी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इन 2020 विद अ कैपिटल ऑफ 60 मिलियन। खालिदा नसरीन विल शेयर। अच्छा, इस पे ना वुमेन एंटरप्राइज वाला नहीं देना था बेनिफिट, क्योंकि वुमेन एंटरप्राइज वाला बेनिफिट जो है उसमें कुछ टैक्स माफ़ होता है, वो टैक्स माफ़ होने की शर्त है। वो टैक्स माफ़ होने की शर्त अगर आप देखें ना चैप्टर 6 में, तो वो चैप्टर 6 के अंदर लिखी हुई है टैक्स माफ़ होने की शर्त। वो अल्लाह आपका भला करे, टैक्स माफ़ होने की शर्त ये है कि उन्होंने बिज़नेस किसी ख़ास यानी कि बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया हो, वुमेन एंटरप्राइज स्टार्टअप इस्टेब्लिश्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2021, और इस सवाल में लिखा हुआ था कि उन्होंने कारोबार शुरू किया है 20 में, तो डेट्स वाइज इसको वो वाला टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना था। अच्छा, खालिदा नसरीन शेयर प्रॉफिट 70-30 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड। सेल्स, इसमें सेल्स टैक्स याद रखिएगा, सेल्स हमेशा सेल्स टैक्स, सेल्स में सेल्स टैक्स पड़ा भी हो तो सेल्स टैक्स माइनस करके जो सेल आएगी उसको हमेशा लेना होता है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डोनेशन, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑल सेल्स आर मेड टू सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सेप्ट अ सेल ऑफ 158.6 मिलियन जो एक कबीर को किया। अनरजिस्टर्ड बंदे को 100 मिलियन से ऊपर की सेल नहीं कर सकते, लेकिन ये 158.6 इसमें नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि ये सेल सेल्स टैक्स के बगैर वाली है, और ऑल सेल्स आर मेड टू रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सेप्ट अ सेल ऑफ 158 टू कबीर। ये कबीर वाली फिगर इसने सेल्स टैक्स डाल के दे दी, डजंट मीन के यहां पड़ी हुई है, इंक्लूड का लफ्ज तो कहीं पूरे सवाल में लिखा ही नहीं हुआ इसमें। तो मेरे भाई एक काम करना है, अगर एक बंदे को साल में आप 100 मिलियन से ऊपर की सेल कर दें, तो हमने ये कहा था कि फिर एक कैलकुलेशन करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कैलकुलेशन थी वर्किंग 4 में जो हमने की हुई है। सेल 122 पे पड़ी हुई, 122 पे पड़ी है ना, क्योंकि फर्दर टैक्स 118 पे नहीं पड़ी हुई, तो सेल 130 है, तो सेल 130 ले लेनी थी और इसकी बेस पे कैलकुलेशन करनी थी। आगे मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, अभी इसको साइड पे रख लें 130 को। अच्छा, सवाल में लिखा हुआ था सवाल सेल से चलना है, अब किसने प्रॉफिट से स्टार्ट किया तो उसूली तौर पे मार्क्स नहीं देने चाहिए उसको हमें। सैलरी एक्सपेंस ऑफ 5 मिलियन टू नसरीन, नसरीन को आपने सैलरीज पे की हैं 5 मिलियन की, तो सेल से चलना है तो ठीक है, सेल से चलना है तो फिर ये सारी फिगर्स पहले न्यूमेरिकल में लें शुरू में। 400, 180, 78, 10, 12, 4, यहाँ से शुरू करें सेल से। 400, 180, 78, 10, 12, 4, ये फिगर्स यहाँ पे लिख के फिर आप सवाल शुरू करें। 5 मिलियन की सैलरीज है नसरीन की, इनको डेड करें। वो फॉर्मेट नहीं याद, इसमें हमने पढ़ा था टोटल में से नॉट अलाउड खर्चे माइनस कर देने हैं, तो ये टोटल उठाया है, इसमें से नॉट अलाउड हम माइनस कर रहे हैं। और इसके बाद जो है वो 8 मिलियन लॉस आया मशीन के ऊपर, ये तो अकाउंटिंग वालों का लॉस है, इसको आप माइनस कर दें। मशीन आपने 2021 में इंपोर्ट की थी, कस्टम ड्यूटी इसमें पड़ी रहने दें, बाकी 5 ये माइनस कर दें। और लोन है, लोन लिया था फॉरेन करेंसी में और मार्च अप्रैल मई में वापस कर दिया। लोन के ऊपर जो एक्सचेंज गेन लॉस आया होगा उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, अगर लॉस आया है तो एक्सचेंज लॉस आ रहा था 15 रुपये का, उसको एसेट की कॉस्ट में हमने ऐड किया हुआ है। डिस्पोजल हुई है और कंसिडरेशन रिसीव्ड है 20 मिलियन और एक पीस ऑफ लैंड आया है। तो मैंने कहा था कंसिडरेशन रिसीव्ड और पीस ऑफ लैंड को जमा करके फेयर वैल्यू से कंपेयर करना था और हायर को लेके जाना था, ये लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन हुई है। तो इस तरह हमने जो है 2021 में ख़रीदी है मशीन, इसमें एक्सचेंज लॉस डाला है, फिर हमने इनिशियल अलाउंस माइनस किया है, नॉर्मल डेप्शन माइनस किया है, पिछले साल के एंड तक इसको हमने डेप्रिशिएट कर दिया और कंसिडरेशन हायर लेके 14.2 से डिफरेंस निकाल के ये अकाउंटिंग वालों का, टैक्स वालों का गेन आ गया 8.8, इसको अदर इनकम में ऐड कर दिया, अदर इनकम में ऐड कर दिया बस। इंटरेस्ट एक्सपेंस में खालिदा ने जो है एक्सपेंस अमाउंट पेएबल टू खालिदा ऑन लोन यूज फॉर बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। भाई पार्टनर्स को सैलरी दें, पार्टनर को इंटरेस्ट पे करें, कुछ भी करें, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसलिए इसको आपने जो है वो माइनस कर देना था। और इसके बाद डोनेशंस हैं 20% और 80% तो बाहर के मुल्क में दिए हैं, वो डेड हो जाएंगी, 20% भी यहाँ से निकलेंगी और इनका टैक्स क्रेडिट मिलेगा ऊपर जाके। तो 1 मिनट, और उसके बाद जो है वो बस एक्सचेंज रेट आ रही हैं। तो ये सारा करने के बाद ना आपके ना असल में ये खर्चे आ गए थे। इस सवाल में ना वो जो रिवाइज कीजिएगा सेक्शन 21 का, पता नहीं पी है क्यू है जो सेक्शन है,
कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि सेल अनरजिस्टर्ड बंदे को साल में 100 मिलियन से ज़्यादा की नहीं कर सकते। उसमें ये है कि आपके एक्चुअल खर्चे देखने हैं। एक्चुअल खर्चे उस सवाल में दिए हुए थे, वो आप जाके रिवाइज करें वो सवाल, फिर ये करें एडजस्टमेंट, फिर समझ आएगी। ये खर्चे 400 की सेल के लिए हैं, तो कैलकुलेटर बताओ 130 की सेल के लिए कितने खर्चे हैं, लेकिन इनमें से लो और नॉट अलाउड है। तो ये थे टोटल खर्चे जो हमने निकाल लिए, टोटल ये आ गए, इनको दोबारा इधर लिखा, टोटल में से नॉट अलाउड निकाल दिए, ये अलाउड आ गए, ये मेरी बिजनेस इनकम आ गई। और इसके बाद हमने जो है वो सारी कैलकुलेशन की। टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद मैंने कहा था टर्नओवर लें सेल का 1.25%, तो टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद जो फिगर आया करेगी उसका सेल का 1.25% लेंगे। कम से कम टैक्स है 5, हम ऑलरेडी 93 देने जा रहे थे, तो 93 ही होगा, क्योंकि सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आप इग्नोर करें मिनिमम टैक्स। पॉज कर दें बस, इनसे पूछ लो। अच्छा, ये तो सॉल्यूशन देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। सारा खान इज अ टैक्स कंसल्टेंट। भाई ये ना सवाल इस थीम के ऊपर था, जो चैप्टर 2 में हमने एक सवाल किया था, 3 में मैंने आपको बताया था, इसको नज़र मार लीजिएगा, इंटिमिडेशन थ्रेट सिलेबस में नहीं है, लेकिन आई के अपने एग्जाम्पल में डाला हुआ है। उसको हमने टेस्ट किया था, बॉस का खौफ। और अगर कोई ऐसा मसला हो जाए जिसमें बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहा हो, तो हमने पूछा था सवाल में कि पहला हल क्या है। ये नहीं है कि रिजाइन कर दो उधर चले जाओ, बॉस से मशवरा करो और बॉस को बताओ ये मसला हल करें। तो ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ था। इसके अलावा अगर आपने कुछ लिखा होगा तो याद रखिएगा, उस पर फिर आपको जो है ठुश ठुश करेंगे इंशाल्लाह हम, तो ये फिर नहीं होगा। तो इसमें जो है फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि बॉस से बात करें आप। ये भाई आसान सा था, ये आप चैप्टर 1 में से देख लेंगे, छोटे से सिनेरियो बने हुए थे, नीचे उनका हल था। अच्छा, वीओएस की डेफिनेशन के एंड पे हमने पढ़ा था कि अगर बोर्ड वाली प्राइस से भी ऊपर चीज़ें बेच देंगे तो वीओएस फिर वो वाली होगी। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कस्टम, हाँ ये आसान है, इसमें क्या है पॉइंट 3, इसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ये बैंक अकाउंट बोर्ड को नहीं बताया हुआ ना, इस वजह से ये डिसअलाउ हो जाएगा। और आपने एक लॉ में टैक्स देना है, आपने सेल्स टैक्स पर्पस के लिए रिफंड लेना है, और दूसरी तरफ में एक्सपोर्टर फॉर सेल्स टैक्स फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड, और द रिफंड इज एक्सपेक्टेड टू बी क्यूएल इज आल्सो रिक्वायर्ड टू पे अ डिफॉल्ट सरचार्ज इनकम टैक्स। तो इन दोनों को नेट कर सकते हैं फिर आप, गवर्नमेंट यानी कि ये पेमेंट करेगी इसको नेट करके। और आपने जुलाई में चीज़ें बेची थी, भाई चीज़ों की प्राइस बढ़ गई ऑडिटर ने कहे, तो वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन वीओएस इज इंक्रीज्ड, तो यू विल इशू अ डेबिट नोट। तो ऑडिटर एक्चुअल प्राइस इतनी है, तो ये बढ़ गई तो फिर अच्छा, इनमें कोई मसला नहीं, ये भी सादा एडजस्टमेंट थी। अच्छा, 2,10,000 की चीज़ें बेची हैं इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर को, ये तो कॉटेज इंडस्ट्री है ना, सारी शराइत तकरीबन पूरी हो रही थी। सवाल की थीम ये थी, हो सकता है कोई इक्का दुक्का शर्त पूरी ना हो रही होती, वो दमशन ले लेते, लेकिन मेन थीम तो सवाल की वही थी ना, तकरीबन सारी शराइत उसने पूरी कर दी थी। ये सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री थी। और ये बस कोई मसला नहीं, आपने किसी को बेची है चीज़ तो नॉर्मल सेल है आपकी 605, इसको माइनस करके दोबारा डाल देना था, उसमें क्या था, बस शो करना था। और हाँ, ये मार्कअप फिर आपने 728 पे पड़ी है, माइनस करना था 728, और 728 पड़ा 104 पे, तो इसको 100 पे ले आना था। बाकी चीज़ें एंड का, हाँ बाकी चीज़ें जो एंड कंज्यूमर को बेची हैं वो सवाल ने नहीं बताई हुई माय डियर, वो हमने बैलेंसिंग निकाली हैं। वो पता है कैसे बैलेंसिंग निकालनी है, 4,000 में से 210 के बारे में बता दिया, 605 के बारे में बता दिया, 728 के बारे में बता दिया, तो इधर हमने जीरो लिखा और बाकी बैलेंसिंग निकाल के एंड कंज्यूमर वाली नो फर्दर टैक्स में डाल दी। इस तरह हमने बैलेंसिंग निकालनी है, आपने जैसे भी निकालनी हो। अच्छा, ये फुल पेमेंट ना अक्टूबर में आ गई हुई थी 12 लाख की चीज़ों की, तो अगर फुल पेमेंट 12 लाख की चीज़ों की अक्टूबर में आ गई हुई थी ना, तो फिर ऐसी सूरत में आपने जो है वो 12,000 में से 1,200 माइनस करना था। ये तस्वीर मुझे भेजो, सोल्यूशन ये सही वाला अपलोड करेंगे हम इंशाल्लाह। तो 12,000 में से ऊपर ये जो 12,000 आ रहा है, इस 12,000 में से आपने जो है वो 1,200 माइनस कर देना था, और 1,200 माइनस करके जो है वो, क्योंकि सेल तो पिछले साल रिकॉर्ड हो जो, तस्वीर भेजो मुझे, तो सेल तो पिछले साल रिकॉर्ड हो चुकी है ना, तो ये हमारी सेल नहीं है, और लाइन डाल दी थी कि अक्टूबर की सेल दोबारा रिकॉर्ड नहीं होगी। अच्छा, नीचे ये वाला डाटा ऊपर वाले डेटे में है ही नहीं, तो फिर तो मसला ही नहीं, माइनस कुछ भी नहीं करना, बस शो करना है कि करना क्या करना है। रॉ मटेरियल परचेज किया रजिस्टर्ड एओपी से, तो इसको डेट कर देंगे। भाई इस्लामाबाद की फ़्लाइट को चीज़ें बेची हैं, इसको तो टैक्सेबल करेंगे, इसको तो एग्जाम नहीं करेंगे। और इसके बाद जो है वो पेमेंट है मशीन की इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है, मशीन को आगे
कोई भी नहीं, मशीन में क्या मसला है, बस ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स वर परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री फॉर ऑनवर्ड सेल टू, बस कॉटेज इंडस्ट्री से परचेज की है। 690 की परचेज किससे की है? कॉटेज इंडस्ट्री से। तो जो कॉटेज इंडस्ट्री से हम परचेज करते हैं उस परचेज को डेड कर देते हैं। पैकिंग मटेरियल हमने खरीदा है, रजिस्टर द डिस्ट्रीब्यूटर डिड नॉट फाइल, वो उसने, इसलिए ये हमारा डेड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर हमने खरीदा है, और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर यूज हो रहा है फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सेल, क्योंकि बाहर के मुल्क के लिए सेल के लिए वो यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ इनके लिए यूज़ हो रहा है, तो उन दोनों पे एलोकेट करना था। लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट का तो डेड करना था। टाइल्स मयरिंग 625 स्क्वायर मीटर पर परचेज इन नवंबर, टाइल्स नवंबर में खरीदी हैं। एक्स्ट्रा टैक्स लगाना ही नहीं था, बस 18 ही लगाना था। तो अल्लाह का शुक्र है ये 118 जमा 8 पे कोई फिगर नहीं पड़ी हुई थी, तो फिगर सारी एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स ही पड़ी होती हैं। तो बस ये इस पे 18 लगाना था एक्स्ट्रा, और नॉर्मल ये जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं सॉरी, हाँ एक्स्ट्रा, इसको लगाना ही नहीं था। 1/3 ऑफ द टाइल्स वर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड द रिमेनिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अभी तक बेची तो नहीं, कोई मसला नहीं, बस जो परचेजेस, जो आपने ऑफिस इक्विपमेंट, जो आपने परचेजेस वो वाली करनी है 2/3 उनको डेड कर देना था, और जो 1/3 हैं वो आपने जो है वो बस परचेज में डाल देनी थी अपनी। तो जिसने इधर 2/3 करके उसको डेड किया हुआ है उसको भी कुछ आधा मार्क्स 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दीजिएगा जो मार्कर है। क्रेडिट नोट इशू हुआ है फॉर अ चेंज इन वैल्यू ऑफ सोल्ड चीजों में क्रेडिट नोट इशू हुआ है। तो सोल्ड चीजों में क्रेडिट नोट इशू होने का मतलब माय डियर ये था, शायद आपको याद आ रहा हो कि, अच्छा इसको देखो, अगर ये बाकी जो है ना हम ये भी डाल देंगे, अगर सोल्यूशन में डालना हो, इसकी मुझे तस्वीर भेज दो। ये 2/3 सोल्यूशन में देख लेते हैं इसको कैसे डाल दें, शो कर देते हैं, भेज दी। ओके, क्रेडिट नोट इशू हुए, तो क्रेडिट नोट इशू देख लेते हैं। क्रेडिट नोट इशू कब करते हैं? चैप्टर नंबर कौन सा था? 22, 21, 20, चैप्टर 21 क्रेडिट नोट। तो सेलर क्रेडिट नोट इशू करते हैं इधर उधर, तो सेल कम होगी, तो ये एडजस्टमेंट 180 दिनों बाद नहीं होती, जनवरी की है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।